के साथ अपनी जो सीरीज थी आजादी के बाद का भारत, उसका अगला पार्ट। अभी तक के हमने वीडियो में देखा आजादी से कुछ समय पहले का भारत, आजादी से 60 दिन पहले का भारत। अब जब देश हमारा आजाद हो चुका था 15 अगस्त 1947 का, उसके बाद भी कुछ रियासतें बची थी। तो अब हम देखेंगे रियासतों का एकीकरण। देश आजाद हो चुका था, हम आजाद थे। देश के सारे शिल्पकार पंडित जवाहरलाल नेहरू व सरदार वल्लभ भाई पटेल व अन्य नेता, अन्य बड़े बड़े नेता सारे देश को संवारने में लगे हुए थे। आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, चारों ओर खुशहाल माहौल था, यानी खुशी का माहौल था। चारों ओर लोग झंडा तिरंगा लेकर के घूम रहे थे, बड़ा अच्छा माहौल था। थोड़ा अफरा तफरी भी थी, थोड़ा कमजोर भी थे, लेकिन उस दौरान क्या हुआ, जब एक दिक्कत बढ़ गई। जब 15 अगस्त 1947 के दिन ही जो जूनागढ़ था, इसके नवाब थे मोहम्मद महाबत खान। इन्होंने कह दिया हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। इन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला कर लिया। जब इन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला कर लिया तो भैया चारों ओर अफरा तफरी मच गई। इसके लिए इस रियासत को भारत में कैसे मिलाया जाए, इसके लिए दिल्ली में एक मीटिंग हुई। 17 सितंबर 1947 को जब दिल्ली में एक मीटिंग हुई तो उसमें सरदार पटेल व पंडित जवाहरलाल नेहरू और वीपी मेमन व माउंटबेटन के रूम में उन्हें राष्ट्रपति भवन में बुलाया गया और बातचीत की गई कि इस रियासत का भैया कैसे क्या किया जाए। तो सरदार पटेल ने तो सीधे कहा कि भैया मिलिट्री ठूंस दो, मिलिट्री का हमला करवा दो, साले को ऐसे मिला लेंगे हम। लेकिन इस पर सबने कहा नहीं ये सही नहीं है। इस पर माउंटबेटन ने इसकी इजाजत नहीं दी, कहा कि नहीं ये सही तरीका नहीं है। लेकिन तीनों आकर इस बात पर टिक गए कि ठीक हम घेराबंदी कर लेंगे, इसकी घेराबंदी शुरू कर दी जाएगी। जब घेराबंदी की बात आ गई, वीपी मेमन जूनागढ़ के नवाब से बात करने गए कि भैया ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने उनके दीवान जो थे शाह नवाब भुट्टो, उन्होंने बताया कि नवाब की तबीयत नहीं सही है, वो मिल नहीं सकते। और वीपी मेमन लौटा, बोले आपका ही फायदा है, आप बात कर लीजिए, ये वो भारत में अगर शामिल हो जाएंगे तो आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। अगर पाकिस्तान में ऐसे ऐसी बात आई, भैया पाकिस्तान तो अपनी तरफ मिलाना ही चाहता था, काफ़ी सपोर्ट दे रहा था। उल्टे ही वीपी मेमन के समझाने पर इन्होंने भेज दिया अपनी रियासतों, जो रियासत थी इनकी, जूनागढ़ काफ़ी बड़ी रियासत थी, तो कई छोटे छोटे सूबे थे, उनमें जब भारतीय सेना का मतलब बाउंड्री खींची हुई थी, यानी घेराबंदी की गई थी, तो उसको छुटाने के लिए जो नवाब थे मोहम्मद महाबत खान, इन्होंने अपनी सेना भेज दी उल्टे। जब सेना भेज दी तो सब भैया खिरखिरा गए, यानी गुस्सा गए और ज़्यादा सेना घेराबंदी तेज कर दी। तो ये डर गए, नवाब जो थे ये डर गए, ये पाकिस्तान भाग गए। इनके बारे में एक बड़ी मजेदार कहानी है और दो कहानी इनके बारे में विख्यात है। ये पहली बात जानवरों से खूब प्रेम करते थे। इन्होंने एक बार जानवरों की शादी कराई थी, 2 कुत्तों की, और उस पर सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया था। और जब ये पाकिस्तान भाग गए तो जानवरों को लेकर चले गए, अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ के इंडिया में छोड़ दिए। जब ये पाकिस्तान भाग गए तो धीरे धीरे करके 7 सितंबर 1947 को ये जो रियासत थी जूनागढ़, इसको भारत में शामिल कर लिया गया। जब इसे भारत में शामिल कर लिया गया तो उधर से पाकिस्तान ने कहा नहीं, इसको जोर जबरदस्ती से शामिल कर लिया गया। इस पर नेहरू जी ने कहा नहीं, हम यहाँ पर जन संग्रह करवाएंगे, यानी जनमत करवाएंगे, यानी जनता क्या चाहती है, वह भारत के साथ शामिल होना चाहती है या पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहती है, जनता स्वयं निर्णय करेगी। और जब चुनाव किया गया, सारा माहौल शांत होने के बाद जब चुनाव हुआ तो 1,19,000 लगभग वोट भारत के पक्ष में आए, जबकि पाकिस्तान को आधे भी नहीं मिले, यानी 51,000 मात्र वोट मिले लगभग। और इस तरीके से एक रियासत जो जूनागढ़ बहुत बड़ी रियासत थी, उसको भारत में शामिल कर लिया गया। अब यहाँ से छुट्टी तो भैया मिल गई कि चलो एक रियासत तो आ गई। अब दूसरी बची थी रियासत त्रावणकोर, जो समुद्र के किनारे, तटीय किनारे पर पड़ती थी। यहाँ के राजा थे राजा बलराम व दीवान थे सीपी अय्यर, इनके दीवान थे सीपी अय्यर। धीरे धीरे वो कहते नहीं, हम पाकिस्तान में नहीं शामिल होंगे, ना भारत में शामिल होंगे, अपना एक अलग देश बनाएंगे। इन्हें समझाया गया कि भैया पाकिस्तान में शामिल हो जाओ या भारत में शामिल हो जाओ, आप स्वतंत्र हो, अगर अकेले रहोगे तो आपको नुकसान ही है। कुछ दिनों बाद इनके ऊपर राजा जो थे, राजा बलराम, इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, यानी जानलेवा हमला हुआ और डर गए। 15 दिन के अंदर ही इन्होंने कहा नहीं भैया हम भारत के साथ शामिल हो जाएंगे। इन्होंने भारत के साथ शामिल होने को कह दिया और 15 दिन के अंदर ये रियासत को भी भारत में मिला लिया गया। इसके बाद आया भोपाल। भोपाल के नवाब का नाम था हामिदुल्लाह खान।
हमीदुल्ला खान। इन रियासतों में एक चीज कॉमन थी, ज्यादातर मतलब लगभग ऐसा होता था कि राजा अगर हिंदू होता था तो अधिकतर जनता मुस्लिम होती थी, और अधिकतर अगर वहां की आवाम यानी जनता मुस्लिम है तो राजा हिंदू होता था। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, जब हमीदुल्ला यहाँ के राजा थे, भोपाल के अलग देश बनाने की मांग कर रहे थे, कहे नहीं हम अलग देश बना लेंगे, ये वो माउंटबेटन समझाने गए कि आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या भारत में शामिल हो जाएं, अगर आप अकेले रहेंगे तो आपके ऊपर खतरा मंडराता रहेगा। कोई भी देश, जब मान लीजिए ब्रिटिश हट जाएगी, ये वो तमाम तरीके, तो आपको कोई भी देश मार सकता है, पीट सकता है। आप छोटे से हैं देश के मुकाबले में, देश के अगर देखें तो देश से आप बहुत छोटे हैं। तो उनके बाद समझ में आ गई, धीरे धीरे करके उन्होंने कहा, कुछ ही दिनों के अंदर भोपाल के जो नवाब थे हमीदुल्ला खान, उन्होंने भारत में शामिल होने का प्रस्ताव रख दिया और 3 दिन के अंदर इस रियासत को भी भारत में मिला लिया। धीरे धीरे करके सारी रियासतों का एकीकरण किया जा रहा था। इस बीच न जाने कितने उतार चढ़ाव आए भैया। अब इसके बाद आ गया हैदराबाद। हैदराबाद जो काफी बड़ी रियासतें थी, अर्थात छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर काफी बड़ी रियासत थी हैदराबाद। यहाँ यह रियासत न भारत में शामिल होना चाहती थी, न पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी, ये अपना एक अलग देश बनाना चाहती, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जो राजा था यहाँ का मीर उस्मान अली बहादुर, और उनके दीवान का नाम था कासिम रजवी, उनके मन में कहीं ना कहीं था कि हम पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से उनको पूरी मदद दी जा रही थी। और इधर जो था हमारा कश्मीर, इस पे पहले से लड़ाई चल रही थी। जब कश्मीर में पहले से लड़ाई चल रही थी तो उसका फायदा उठाया, सोचे हम इस बीच अपना अलग देश बना लेंगे। इतना मुद्दा आया, सबने समझाया। 15 अप्रैल 1947 को हैदराबाद के नवाब के जो दीवान थे कासिम रजवी, वो प्रधानमंत्री गृह आए, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले और बोले कि हम कभी ना भारत में शामिल होंगे, ना होना चाहते हैं, ना होएंगे, मतलब ऐसी बात कही। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा ठीक है भैया, आपकी मर्जी, जैसा आप सोचे, नहीं शामिल होना चाहते कोई बात नहीं। इसी बीच जो अखवी थे, उसी के एक नवाब के एक नेता टाइप थे, वो आए, उनसे सरदार पटेल ने कहा कि जाइए अपने नवाब को समझा दीजिए, ये आखिरी बात है जब आपको समझाया जा रहा है, अन्यथा फिर हम दूसरा कदम उठाएंगे अगर आप भारत में नहीं शामिल होते हैं। काफी डराया धमकाया, यानी वही सरदार पटेल की एक नीति थी, साम दाम दंड भेद। सैनिकों का अब जब ये सारी बातें मानी जा रही थी, धीरे धीरे इस रियासत को एक रियायत दे दी गई, यानी एक छूट दे दी गई कि तुम 20,000 तक सैनिक रख सकते हो। अपने देश का, अपने शहर का, अपनी जो रियासत है इसका एक अलग संविधान बना सकते हो। किसी भी आपातकाल स्थिति में तुम्हें भारत में शामिल नहीं किया जाएगा, या भारत के किसी भी राजा को तुम्हारी रियासत को नहीं सौंपा जाएगा, यानी जो तुम्हारी रियासत है उसे किसी और राजा को नहीं दिया जाएगा। लेकिन इन सब होने के बाद सारी शर्तें मान ली गई, हस्ताक्षर होना बाकी था कि नवाब के फिर से तेवर बदल गए। कहा नहीं नहीं नहीं, हम नहीं शामिल होंगे, हम अलग देश बना लेंगे, ये वो तमाम तरीके का बहाना फिर से मानने लगे। अब सरदार पटेल का मूड ऑफ। सरदार पटेल ने कहा कि एक लास्ट मौका देंगे, वरना सीधा मिलिट्री आएगी, हमारी आर्मी, समझ लीजिए लास्ट मौका है, वरना हमारी आर्मी आएगी, वही आपको समझाएगी, इतना रियायत दे रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मानेंगे, अपनी मांग बदल ली। इसके बाद 10 सितंबर 1948 को सरदार पटेल ने जो नवाब थे, क्या नाम था उनका, मैंने बता चुका हूं, मीर उस्मान अली बहादुर, उनको लास्ट मौका दिया, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। अब भैया सरदार पटेल के पानी सर के ऊपर से जा रहा था, उन्होंने क्या किया, पोलो ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब 4 दिन तक घमासान, जो लगभग 4-5 दिन तक घमासान युद्ध चला, और 5वें दिन जो नवाब थे उन्होंने शाम को 4 बजे रेडियो में कहा कि हम भारत के साथ शामिल होना चाहते हैं, हमारी जनता आवाम चाहती है भारत के साथ, तो हम भी भारत के साथ शामिल होंगे। और इस प्रकार से उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और भारत में शामिल होने को राजी हो गए और हस्ताक्षर कर दिया। जितना मिल रहा था वो भी ससुरे ने गंवा दिया। इस रियासत को भी भारत में शामिल कर लिया गया, इस रियासत को भी भारत में मिला लिया गया। और हमारे जो सरदार पटेल थे, आप समझ रहे हैं कितने महान नेता थे। यहाँ किसी से कह दो भैया 2 परिवार को मिलाकर रख लो, 3 परिवार को मिलाकर रख लो, नहीं हो पाता। उन्होंने पूरे एक अखंड भारत का निर्माण किया, जिस अखंड भारत के सशक्त नागरिक हम हैं, आज उन्हीं पर सवाल उठा देते हैं कितने लोग। अब इसके बाद हमारी जो सबसे विवादित रियासत आई, उसका नाम था कश्मीर। हैदराबाद का निपटारा हो चुका था, सब कुछ सही चल रहा था, इसी बीच कश्मीर में बवाल उत्पन्न हो गए। माउंटबेटन जो कश्मीर के राजा थे, हरि सिंह,
वहाँ की अधिकतर जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू थे। उनसे मिलने गए, उनको समझाने गए, क्योंकि जो हमारे माउंटबेटन थे वो जानते थे हरि सिंह को पर्सनली तौर पर, इसलिए वो उन्हें समझाने के लिए श्रीनगर गए। जब उन्हें समझाने के लिए गए तो जो उनका दीवान था उसने कहा कि नहीं, नवाब का हमारे पेट दर्द हो रहा है, वो आपसे नहीं मिल सकते, और उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। अब जून 1947 को जब माउंटबेटन हरि सिंह से मिले तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, भैया हम नहीं मिल सकते आपसे, ये वो तमाम तरीके का बहाना बना दिए। माउंटबेटन ने सारी बात पंडित जवाहरलाल नेहरू व पटेल जी को बताई कि ऐसी ऐसी बात है भैया, ये सब नहीं होना चाहते। अब इधर जो नहीं शामिल होना चाहता, जो कश्मीर और भारत में शामिल नहीं होना चाहता, वह अपना एक अलग देश बनाना चाहता है। अभी अंग्रेज पूरी तरीके से अपने देश लौटे भी नहीं थे कि पाकिस्तान ने कश्मीर की घेराबंदी करना शुरू कर दिया था। और इधर जो शेख अब्दुल्ला थे, कश्मीर के एक नेता थे, जो वहां की जनता को इसलिए जागृत कर रहे थे कि वो अपने हिसाब से काम करे, या तो वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो या भारत के साथ शामिल हो या अपना एक अलग देश बनाए। वो जनता के लिए कह रहे थे। उनका कहना था, वो वहां के राजा का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि वहां का राजा धर्म के अनुसार लोगों के साथ भेदभाव करता है, क्योंकि वो जब एक बार की कहानी उनके बारे में, जब वो एक नौकरी का फॉर्म डालते हैं तो उनको दरकिनार कर दिया जाता है, उनसे जो उनसे कम योग्य लोगों को नौकरी में भर्ती कर लिया जाता है, उनको नहीं किया जाता है, जिससे वे इस आंदोलन करते हैं। और आंदोलन करने के दौरान राजा उनसे गुस्सा आ जाते हैं और उनको जेल में डाल देते हैं, लेकिन दरअसल आज उन्हीं के पोते उमर अब्दुल्ला की सरकार कश्मीर में है। ये सब मुद्दा भैया चल रहा था। शेख हरि सिंह के जो धर्मराज के अनुसार लेना चाहते थे, ये वो तमाम बातें अभी चल ही रही थी कि इधर पाकिस्तान ने कश्मीर को घेरा। जब ऐसा नहीं कर पाया, यानी जब पाकिस्तान कश्मीर को पूरी तरीके से भारत में मिलाना चाहता था, पाकिस्तान कश्मीर को अपने पूरी तरीके से कब्जा कर लेना चाहता था, जब नहीं कर पाया तो उसने 200 कबायलियों, लगभग 200 कबायली यानी एक तरीके से आतंकियों को कश्मीर की घेराबंदी, कश्मीर पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। और जो कश्मीर की सेना थी उसने भी कबायलियों से हाथ मिला लिया। जब कबायलियों से हाथ मिला लिया तो अब यहाँ के राजा की बुद्धि खराब, हरि सिंह बोले, अरे भैया हमको बचा लो। भारत के पास आए गिड़गिड़ाते हुए, बोले भाई हमको बचा लो, आप जो शर्त कहो हमें सब मंजूर है। इस पर पटेल जी कहे ठीक है हम बचा लेंगे, नेहरू जी भी कहे ठीक है, पटेल जी कहे जो माउंटबेटन थे कहते नहीं नहीं नहीं, पहले आप हस्ताक्षर कीजिए, साइन कीजिए कि हम भारत पर अपनी मर्जी से शामिल हो रहे हैं, हम पर कोई दबाव नहीं, अगर आप बाद में पलट गए तब। तो उन्होंने कहा लाइए सारे पेपर जल्दी जल्दी, भैया आप जानते हैं डर का काम क्या होता है, जल्दी जल्दी साइन किए। बोले ठीक है, अब सही है, तो बोले ठीक है। और सुबह तक सारे नेताओं में ये मीटिंग हुई, भारत के जितने भी नेता थे, कि सुबह तक हमारी एयरफोर्स और आर्मी दोनों भेज दी जाएगी कश्मीर में मदद के लिए। अब जब मेमन उनसे साइन कराने गए थे, जो मेमन थे उस समय के एक IAS ऑफिसर थे जो रिटायर हो चुके थे, सरदार पटेल के कहने पर रियासतों के एकीकरण के अध्यक्ष के तौर पे वो भी थे, यानी सरदार पटेल के साथ थे। जब जो वहाँ के राजा थे हरि सिंह, उनको भेज दिया जम्मू में जब भेज दिया, और वो भी वहाँ से निकल लिए, क्योंकि जो कबायली थे वे श्रीनगर तक आ चुके थे। उन्होंने इतना ज़्यादा भैया कबायलियों ने आतंक मचा रखा था, जो श्रीनगर था वहाँ पर इतना ज़्यादा अत्याचार किया, जो चाहा वही किया, लूटा पाटा रेप किया, यानी ये तक कह दिया साले ऐसा करते थे, क्या बताऊँ, बहुत बुरा लगता है बोलने में, लेकिन क्या करूँ, इतिहास है, ये उनकी दरिंदगी है। मतलब बाप को मारते थे, बेटी से रेप करवाते थे, मतलब रेप, हत्या, चोरी, लूट, डाकू, जो भी करना था इतनी ज़्यादा पूरा जंगली कर दिए, जंगली थे। अब हरि सिंह भैया जब सोने जा रहे थे, अब हरि सिंह जम्मू में थे, सेफ थे, और यहाँ से मेमन भी निकल गए साइन करवा के पेपर पर। और ये हुआ कि सुबह तक हमारी भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स कश्मीर भेज दी जाए। तो जब हरि सिंह सोने जा रहे थे तो उन्होंने अपने दीवान से बोला कि अगर तुमको सुबह तक इंडियन एयरफोर्स के जहाज कश्मीर के ऊपर गड़गड़ाते यानी आवाज करते हुए न दिखाई दें तो मुझे नींद में ही गोली मार देना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारी एयरफोर्स, हमारा भरोसा है, उसने जो वादा किया था उसे पूरा किया और जाकर के कश्मीर की मदद की और कश्मीर को रियायत दिला दी। यानी कश्मीर के जो कबायली थे उनके, हमारी एयरफोर्स के जाते जाते कबायलियों ने काफ़ी कश्मीर के वो अंदर घुसाए थे और उस पर कब्जा कर लिया था, जिसको आज गुलाम कश्मीर कहते हैं। और जब ये मुद्दे को सुलटाने के लिए यानी सुलझाने के लिए हमारे नेहरू जी ने यूनाइटेड नेशन में बात उठाई तो इसको बहुत बड़ा यूनाइटेड राज्य मतलब
बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया, बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया। और जो कहा गया कि जितना भी पाकिस्तान ने ले लिया है उससे नहीं छीना जाएगा, वो पाकिस्तान का हो चुका है, भारत को जितना है उतने पे रहे, जिसको आज गुलाम कश्मीर कहते हैं। और इस प्रकार से धीरे धीरे करके कश्मीर को भी भारत में मिला लिया गया। लेकिन अभी तक कश्मीर ये था कि वहाँ 370 थे, मतलब कि कश्मीर का अपना एक अलग संविधान था। वहाँ का व्यक्ति यहाँ जमीन खरीद सकता था, लेकिन यहाँ का व्यक्ति वहाँ नहीं खरीद सकता था। लेकिन हमारे जो मोदी थे, नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के आज प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने ये भी जो मुद्दा था इसको भी सल्टा दिया। 370 हटा के कश्मीर को आज भारत का एक राज्य बना लिया। यानी आप वहाँ जमीन खरीद सकते हैं, यहाँ खरीद सकते हैं, आप चाहें तो अपने घर कश्मीर में ले सकते हैं। वो लोग तो पहले से ले सकते थे। और सारी रियासतों का इस प्रकार से हमारे जो देश के शिल्पकारों ने थे मिल करके रियासतों का एकीकरण कर दिया। चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे त्रावणकोर हो, चाहे जूनागढ़ हो, चाहे कश्मीर हो, सारी रियासतों को मिला करके एक अखंड भारत का निर्माण कर दिया। जो असंभव लग रहा था उसे संभव करके दिखा दिया। सो अब अगले पाठ में हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय।